students, today we explain the histology of digestive system and in the main part of alimentary canal. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद रखता हूँ कि इससे कुछ क्वेश्चंस इस साल भी आएंगे, नीट में हर साल आते हैं। तो आपको मैं हिस्टोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ। तो आप जानते हो हिस्टो मीन्स होता है टिश्यू, एंड लॉजी मीन्स स्टडी, यानी इसमें टिश्यू से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होंगे उसको डिस्क्राइब करूँगा। एक मैंने डायग्राम भी बना रखा है। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से कि हमारा इंटेस्टाइन जो है वो किस तरह से ओरिजिन होता है, ओरिजिन ऑफ इंटेस्टाइन। तो चाहे वो नॉन कॉर्डेट हो या कॉर्डेट हो, इंटेस्टाइन ओरिजिन इन द फॉर्म ऑफ इंडोडम, इसका ओरिजिन इंडोडम से होता है। अब मैंने इसमें एक इंटेस्टाइन का ट्रांसवर्स सेक्शन काटा है। आप तो ये जानते हो कि इंटेस्टाइन को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, और दूसरा जो है लार्ज इंटेस्टाइन, सेकंड लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। और आप ये भी जानते हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसमें तीन पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन के एक पार्ट को यहाँ पर ड्यूडेनम, दूसरे पार्ट को जेजुनम और तीसरे पार्ट को इलियम कहते हैं। ठीक है, ये तीन पार्ट में डिवाइड है। और लार्ज इंटेस्टाइन, जिसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को काफ़ी डिटेल में बताया था, इसके भी तीन पार्ट है। एक है सीकम, एक है कोलोन और एक है रेक्टम। और फिर आप ये भी जानते हो कि जो कोलोन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे बड़ा होता है। कोलोन में असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये जो इंटेस्टाइन के पार्ट है मेनली पहले इसी पार्ट से रिलेटेड जो भी हिस्टोलॉजिकल क्वेश्चन बन सकते हैं वो पहले क्लियर करूँगा। तो देखो ये है NCERT डायग्राम, और आप सभी को NCERT के जो डायग्राम है वो बहुत अच्छी तरह से याद करने चाहिए, क्योंकि नीट के जो क्वेश्चंस हैं इसी तरह के डायग्राम पर्पस में डायरेक्ट उठ कर आते हैं। तो देखो ये एक बार पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ। इसमें मैंने ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टोमक या किसी इंटेस्टाइन के पार्ट में मैंने इंटेस्टाइन के पार्ट को मैंने यहाँ पर लिया है। अब जैसे ट्रांसवर्स सेक्शंस के फॉर्म लिए तो उसमें किस किस तरह के मसल्स होंगे वो देखना है। तो सबसे अंदर जो मसल्स है वो है म्यूकोसा। इट इज़ द फर्स्ट लेयर, इनर लेयर। इसके बाद जाओगे सेकंड लेयर तो आपको मिलेंगे सब म्यूकोसा। इसके बाद जाओगे तो आपको मिलेगा लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर एंड सर्कुलर मसल्स लेयर, ये अंदर से थर्ड हो जाएगा। और सबसे बाहर है सेरोसा। और अगर बाहर से अंदर पूछा जाए तो सबसे पहले आएगा सेरोसा, फिर आएगा लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स जिसे मस्कुलरिस कहते हैं या मस्कुलरिस मसल्स कहते हैं, मस्कुलरिस मसल्स कहते हैं। मस्कुलरिस बोलना भी अपने आप में पूरा है। अब इसके बाद जाओगे थर्ड नंबर पे तो सब म्यूकोसा का लेयर, और सबसे अंदर जाओगे तो म्यूकोसा, और म्यूकोसा के अंदर फिर विलाई एंड माइक्रोविलाई पार्ट्स होंगे। और जो इसका वैकेंट रीजन होते हैं जहाँ से फूड पास आउट करते हैं उस रीजन को ल्यूमेन कहते हैं। तो ल्यूमेन कोई लेयर नहीं है, ये वैकेंट रीजन है, हॉलो रीजन है। अब देखो कई बार एकदम आसान क्वेश्चन उठकर आ जाते हैं कि बाहर से अंदर की तरफ कौन कौन से लेयर है या अंदर से बाहर की तरफ कौन कौन से लेयर है। तो देखो अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ कि बाहर से अंदर, तो यहाँ देखो पहले लिखता हूँ बाहर से अंदर, आउटर पार्ट टू इनर पार्ट, आउटर पार्ट टू इनर पार्ट। तो बताओ सबसे बाहर कौन सा लेयर है, तो सेरोसा। तो पहला नंबर पे सेरोसा। सेरोसा सबसे आउटर लेयर है। ये बाहर में भी
सबसे बाहर का पॉइंट है जो उसको रेड कलर में मैंने दिखाया है। सेकंड लेयर कौन सा होगा? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स, इसको मस्कुलरिस बोलते हैं। तो सेकंड फॉर्म में मस्कुलरिस, मस्कुलरिस। और मस्कुलरिस में दो लेयर है, बाहर की तरफ है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर एंड अंदर की तरफ है सर्कुलर मसल्स लेयर। तो दोनों मसल्स लेयर को कंबाइंड फॉर्म में मस्कुलरिस कहते हैं, पेशी। एंड इसके बाद थर्ड नंबर पे जाओगे तो थर्ड नंबर पे कौन है? तो थर्ड नंबर पे सब म्यूकोसा। तो थर्ड नंबर पे सब म्यूकोसा, और सब म्यूकोसा के भी अंदर जाओगे फोर्थ नंबर पे तो म्यूकोसा। बस ये चार लेयर है। यानी हिस्टोलॉजिकली जो भी हमारे एलिमेंट्री कैनाल है उसमें 4 लेयर हैं, सेरोसा, सब मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर एंड सर्कुलर मसल्स लेयर अलग अलग लेयर फॉर्म नहीं करते हैं, ये दोनों मिलकर के एक लेयर फॉर्म करते हैं जिसका नाम मस्कुलरिस मसल्स या मस्कुलरिस है। ये बाहर से अंदर हो गया। क्वेश्चन बदलेगा कि अंदर से बाहर क्या है? अंदर से बाहर यानी इन साइड टू आउटसाइड। अब आप अपने क्वेश्चंस को देखना, क्वेश्चन किस तरह के हैं। तो अंदर से बाहर, तो सबसे अंदर का लेयर क्या है? तो सबसे पहले सेरोसा, तो नंबर 4 पे जो था वो फर्स्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें म्यूकोसा हो जाएगा फोर्थ नंबर पे। तो म्यूकोसा, म्यूकोसा के अंदर जाओगे बाहर, मतलब म्यूकोसा के अपर लेयर, तो कौन सा है? सब म्यूकोसा। तो सेकंड नंबर पे हो जाएंगे सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के बाहर जाओगे तो सब म्यूकोसा के बाहर के पार्ट कौन से हैं? सर्कुलर मसल्स, फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, दोनों को मस्कुलरिस बोलते हैं मिलाकर, तो मस्कुलरिस। और सबसे बाहर की तरफ क्या है? सेरोसा। तो सबसे बाहर हो गया सेरोसा। तो ये याद रखना है कि ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल में 4 लेयर है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। यानी हमारे जो इंटेस्टाइन है, इस इंटेस्टाइन के हिस्से में 4 लेयर प्रेजेंट, 4 लेयर इसमें पाए जाते हैं। 4 लेयर में नाम आपको पता ही लग गया, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। मैंने आपको काफ़ी डिटेल में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के एंटेरिक नर्वस सिस्टम को एक्सप्लेन किया है। अब आप जानते हो कि इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स के बीच में यहाँ पर ऑर्बिक प्लेक्सस है, और सर्कुलर मसल्स और सब म्यूकोसा के बीच में मिशनर प्लेक्सस है। मान लो सब म्यूकोसा टर्म ना हो तो इसमें म्यूकोसा भी आ सकता है, क्योंकि सब म्यूकोसा के बाद म्यूकोसा ही पॉइंट है। तो इसमें जनरली हम बात करेंगे कि सर मेजनर प्लेक्सस कहाँ पर है? तो जहाँ पर है इन बिटवीन, इनके और इनके बीच में, क्योंकि सबसे पहले तो यही है। तो सर्कुलर मसल्स लेयर एंड सब म्यूकोसा के बीच में सब म्यूकोसा। मैं जो भी पॉइंट आज लिख रहा हूँ, हर पॉइंट में अपने आप में क्वेश्चन है, और यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, तो ये जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ यहाँ से बनते हैं, या तो एंजाइमेटिक रिएक्शन से बनते हैं। तो आज जो पढ़ा रहा हूँ इन हर पॉइंटों को क्लियर रखिएगा, क्योंकि अब तक जो पढ़ाए हैं वो सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ऑर्बिक प्लेक्सस जो है ये कहाँ पर है? तो इन बिटवीन किसके किसके बीच में? तो इन बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर एंड सर्कुलर मसल्स लेयर। इन बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर एंड सर्कुलर मसल्स लेयर, तो इनके बीच में ऑर्बिक प्लेक्सस, और इन दोनों के बीच में सर्कुलर मसल्स लेयर, और सब म्यूकोसा के बीच में मेसनर प्लेक्सस। ये जो नाम है ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के नाम है, और आपको तो पता ही है कि ये दोनों मिलकर सिस्टोल डायस्टोल करने में हेल्प करते हैं, और इंटेस्टाइन इसके कारण कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड होते हैं। अब बात करते हैं कि सर इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है और सर्कुलर मसल्स है, 2 तरह के मसल्स है। लेकिन आपको मैंने टिश्यू में पढ़ाया था कि जो मसल्स होते हैं उसको डिवाइड किया गया है कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड स्कल्टल मसल्स में। यानी कंकाली पेशी
स्केलेटल मसल्स के रूप में, कार्डियक पेशी, हृदय पेशी के रूप में, स्मूथ पेशी यानी एकदम मुलायम पेशी के रूप में। अब हम बात करें कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स ये दोनों वास्तव में क्या है, तो इसके फंक्शन के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं, ये किसी बोन्स के ऊपर नहीं, यानी कार्डियक भी नहीं होगा, ये स्केलेटल भी नहीं होगा, तो क्या होगा, स्मूथ मसल्स के रूप में होगा। इसका मतलब ये दोनों जो मसल्स है लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर, ये दोनों स्मूथ मसल्स है, स्मूथ मसल्स यानी मुलायम पेशी के रूप में इसे हम कहते हैं हिंदी में, तो ये मुलायम पेशी है, स्मूथ मसल्स के रूप में, मुलायम पेशी के रूप में ये पाए जाते हैं। क्लियर? तो ये डायग्राम आपको हर हाल में याद होना चाहिए। एनसीईआरटी बुक हम देखते हैं, हमें लगता है कि सर हमें तो एग्जाम इजी है, समझ में आ गया, लेकिन उसके पॉइंट में देखना कि कौन सा लाइन कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है सर्कुलर मसल्स, नीचे की तरफ जा रहा है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, तो उस पॉइंट को उसी तरह से याद करना है आपको। मैंने इन जनरल एक डायग्राम ड्रॉ किया है एनसीईआरटी का। तो सेरोसा सबसे बाहर का लेयर, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स लेयर मिलकर के मस्कुलरिस मसल्स फॉर्म करते हैं, ये सेकंड लेयर, सब म्यूकोसा थर्ड लेयर, और सबसे अंदर का लेयर है म्यूकोसा। तो ये 4 लेयर हो गए। इन लेयर के जो भी टिश्यू लेवल पॉइंट्स है उसको मैं अलग से लिखूंगा, बट अभी आपको 4 पॉइंट्स क्लियर हो गया। याद रखना कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर और सर्कुलर मसल्स लेयर ये दोनों मिलकर के स्मूथ मसल्स को फॉर्म करते हैं, यानी ये स्मूथ मसल्स का ही पार्ट है, यानी जो भी इंटरनल एलिमेंट्री कैनाल के पॉइंट्स में बने हुए हैं वो खुद अपना कार्य खुद संपन्न करते हैं, इसलिए स्मूथ मसल्स के फॉर्म में ये पाए जाते हैं। अब इसी को मैंने डिटेल में बनाया है और एक फुल डायग्राम ड्रॉ किया है जिसमें मैं इसके सारे पॉइंट्स को मैं क्लियर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, अब आप इस डायग्राम में आइए। जो डायग्राम अभी आपको मैंने सिंपल फॉर्म में एनसीईआरटी फॉर्म दिखाया था उसी का ये ब्रॉड फॉर्म है। इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो एनसीईआरटी में एक्सप्लेन है, आपको उनको देखना है। तो ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के रूप में स्पेशली एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट्स हैं उस पार्ट में, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स के साथ साथ इसमें इंटेस्टाइन के पार्ट, इन दोनों को इसमें एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें स्पेशली एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल के साथ साथ इंटेस्टाइन आंत्र के हिस्से को मैं बता रहा हूँ। देखो ये एक डायग्राम है जिसमें एक एक पार्ट मैंने डिवाइड कर दिया। ये ओसोफेगस का पार्ट है, इधर वाला पूरा एरिया ओसोफेगस में जो भी होगा वो इसमें दिख रहा है। ये ओसोफेगस के बाद स्टोमक का पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये यहाँ जो भी होगा स्टोमक के रीजन पे होगा। ये स्टोमक के बाद ड्यूडेनम होता है, तो ड्यूडेनम का पार्ट है जिसको हिंदी में ग्रहणी बोलते हैं। इसके बाद आगे जाओगे तो जेजुनम और इलियम का पार्ट है, ये दोनों एक जैसा होगा, जो जेजुनम में होगा वही इलियम में होगा, तो जेजुनम और इलियम को एक साथ लिखा गया है। इसमें जो भी चीज़ दिखाया जा रहा है ये इन दोनों के लिए होगा। और उसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं जो आपके सीकम कोलोन रेक्टम के रूप में। तो ये पूरे पार्ट को मैं एक एक करके ड्रॉ कर रहा हूँ और इस पार्ट में जो भी पॉइंट्स बताऊँ ध्यान से सुनना, से लिखाऊंगा अभी, और ये जरूर है कि एग्जाम्स में आएंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें 4 लेयर है, तो सबसे बाहर का जो लेयर है वो सेरोसा का लेयर है, आउटर लेयर। तो सेरोसा जो है ये आउटर लेयर है सबसे बाहर, यानी इंटेस्टाइन के सबसे आउटर लेयर में कौन है, सेरोसा। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि सेरोसा, इस रेड कलर को मैंने शो किया है, यहाँ भी है यानी स्टोमक में, सेरोसा यहाँ भी है ड्यूडेनम में, सेरोसा यहाँ भी है जेजुनम इलियम में, सेरोसा यहाँ भी है लार्ज इंटेस्टाइन में, बट सेरोसा ओसोफेगस के रीजन में नहीं है। इस रीजन पे ओसोफेगस जिसको मैंने लिखा है, इस रीजन पे ये जो लाइनिंग मैंने बनाया है ये वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, और ये जो है इस लेयर को ट्यूनिका एडवेंटेशिया कहते हैं, एडवेंटेशिया, ट्यूनिका एडवेंटेशिया कहते हैं। यानी सेरोसा के स्थान पर ओसोफेगस में ट्यूनिका एडवेंटेशिया नामक आवरण होता है। यह एल्व्यूलर के फॉर्म में बने होते हैं और ये जो होते हैं ये बहुत अधिक हिस्से, इसके जो भी फंक्शन है उस फंक्शन में ओसोफेगस में जो सिस्टोल डायस्टोल होता है उसके पार्टिसिपेशन में भाग लेता है। ओसोफेगस का 1/3 पार्ट जो होता है वो वॉलंटरी होता है और बाकी 2/3 पार्ट इनवॉलंटरी होता है, यानी 1/3 पार्ट आपकी इच्छा से काम करेगा
और 2/3 पार्ट आपकी इच्छा से काम नहीं करेगा। तो याद रखना एक छोटा सा पॉइंट, जो सबसे पहला डिफरेंस बताया कि बाहर के लेयर को सेरोसा कहते हैं, लेकिन ओसोफेगस के क्षेत्र में जो बाहर का लेयर है इसका नाम ट्यूनिका एडवेंटेशिया है, यानी सेरोसा के स्थान पर इसमें ट्यूनिका एडवेंटेशिया का आवरण पाया जाएगा। क्लियर? अब देखो इसके बाद ये सेरोसा या ट्यूनिका एडवेंटेशिया ये दोनों एक ही बिंदु पे मैंने लिखा है। तो पहला लेयर हो गया नॉर्मली सेरोसा, लेकिन ओसोफेगस के लिए ट्यूनिका एडवेंटेशिया। दूसरा, ये जो दूसरा लेयर है ये सर्कुलर मसल्स लेयर अंदर की तरफ और बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर। तो ये दोनों मिलकर के मस्कुलरिस मसल्स को फॉर्म करते हैं। तो मस्कुलरिस जो मसल्स है ये सेकंड लेयर हो गया। थर्ड लेयर क्या हो गया? तो थर्ड लेयर सब म्यूकोसा हो गया। और इसके बाद फोर्थ लेयर क्या हो गया? अंदर का फोर्थ लेयर म्यूकोसा हो गया। यानी ये जो रीजन है जिसको मैंने वैकेंट छोड़ रखा है इस रीजन को म्यूकोसा कहते हैं। ये जो ब्रॉड एरिया है इस एरिया को सब म्यूकोसा कहते हैं। सब म्यूकोसा में आर्टरी, वेन, न्यूरॉन्स डिफरेंट टाइप के ये सभी मिलकर के सब म्यूकोसा के रीजन को फॉर्म करते हैं। तो कितने लेयर हुए? तो 4 लेयर हुए, सेरोसा, मस्कुलरिस या मस्कुलरिस मसल्स, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। क्लियर? लेकिन इसमें आपको याद रखना है कि ओसोफेगस के रीजन में सेरोसा के स्थान पर नाम आएगा ट्यूनिका एडवेंटेशिया। क्लियर? अब देखो इसके बाद जब इस क्षेत्र में आप जाते हो ऊपर की तरफ तो देखते हो कि अंदर जो फोल्ड है विलाई का वो किस प्रकार से है। तो मैं बता चुका था कि ओसोफेगस जो होता है किसी प्रकार के कोई एंजाइम या किसी प्रकार के केमिकल का सिक्रेशन नहीं करता। तो जब ये नहीं करता तो ये जो पार्ट्स है ये पार्ट जो विलाई को फॉर्म करने वाला है वो भी छोटा होगा क्योंकि यहाँ फूड का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होता है। सो ये लेयर जो होगा इस लेयर में ये विलाई के पार्ट्स हैं, यानी जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था उसके इंटरनल पार्ट में म्यूकोसा के अंदर। तो ये जो पार्ट्स हैं ये कम पॉइंटेड फॉर्म में है, यानी विलाई को क्लियरली फॉर्म नहीं कर पाया। अब आइए स्टोमक। स्टोमक के रीजन पे देखिए, स्टोमक में एक और अंतर आपको दिखेगा। अब तक मैं सबके लिए 4 लेयर बता रहा था, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। लेकिन इस स्टोमक के रीजन के हिस्टोलॉजी को अगर मैं देखता हूँ तो इसमें देखता हूँ कि इसमें पहला सेरोसा है, फिर मस्कुलरिस है, फिर एक और मसल्स है ऑब्लिक मसल्स। यानी ये जो ऑब्लिक मसल्स है ये मसल्स केवल और केवल पाया जाएगा स्टोमक में। तो ऑब्लिक मसल्स स्टोमक में होता है। स्टोमक मैं लिख ही चुका हूँ, ये रीजन है और इसी में निम्न ऑब्लिक मसल्स को ड्रॉ किया है। तो स्टोमक के इस रीजन पे जो लेयर होंगे, अब काउंट करो कितने हो जाएंगे। सेरोसा 1 और ये दोनों 2, ये 1, 3, क्योंकि ये मस्कुलरिस भी अपने आप में क्लियर होगा। 3 के बाद ऑब्लिक मसल्स, फिर ये सब म्यूकोसा 4 और ये म्यूकोसा 5। यानी इस स्टोमक के रीजन पे जो लेयर हो गया वो इसमें 5 लेयर हो गया, क्योंकि एक मस्कुलरिस जो होता है ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स को मिलाकर ही बोलते हैं, ऑब्लिक मसल्स को काउंट नहीं करते हैं। तो ये दोनों जब एक मसल्स को फॉर्म कर रहे हैं तो ऑब्लिक मसल्स दूसरे लेयर को फॉर्म कर रहे हैं। इस तरह से एक लेयर नहीं बल्कि इसमें 2 लेयर हो गए मसल्स के, एक मस्कुलरिस के रूप में और एक ऑब्लिक मसल्स के रूप में। तो इस प्रकार से इसमें टोटल 5 लेयर हो गए। पहला सेरोसा, दूसरा मस्कुलरिस जिसमें लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स है, तीसरा ऑब्लिक मसल्स, चौथा सब म्यूकोसा और 5 नंबर पे म्यूकोसा। सो 5 लेयर प्रेजेंट इन दिस रीजन। सो स्टोमक रीजन पे 5 लेयर होगा। अब आते हैं इसके आगे वाले पॉइंट्स में जो जहाँ पर आप काफ़ी अच्छी तरह से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स में फॉलो कर चुके हो, देख चुके हो। ये जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है और ये सर्कुलर मसल्स है, इन दोनों के मिड में क्या पाए जाते हैं? तो ऑर्बिक प्लेक्सस। आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि ऑर्बिक प्लेक्सस जो होते हैं सिस्टोल डायस्टोल के फॉर्म में पार्टिसिपेट करते हैं और इसके पूरे ब्रीफ स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हो। तो ऑर्बिक प्लेक्सस का एक दूसरा नाम है माइजेंट्रिक प्लेक्सस, या तो ऑर्बिक प्लेक्सस कह दो या माइजेंट्रिक प्लेक्सस कह दो। और आप जानते हो कि सर्कुलर मसल्स लेयर और सब म्यूकोसा के बीच में कौन सा लेयर है? तो इसमें सब म्यूकोसल प्लेक्सस या मिशनर प्लेक्सस पाए जाते हैं यहाँ पर, यानी यहाँ पर जो न्यूरॉन्स है वो मिशनर प्लेक्सस के रूप में है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्टोमक के लिए पूछूं तो आपको पूछा जाएगा कि मिशनर प्लेक्सस फाउंड इन बिटवीन, किसके किसके बीच में है? तो मिशनर प्लेक्सस यहाँ पर होगा
तो ये होगा सर्कुलर मसल्स एंड ऑब्लिक मसल्स के बीच में। तो केवल स्टोमक के लिए एक और एक्सेप्शन आपको मिल गया कि स्टोमक के रीजन में सर्कुलर मसल्स एंड ऑब्लिक मसल्स के बीच में मिशनर प्लेक्सस होगा, न कि सर्कुलर मसल्स और सब म्यूकोसा, क्योंकि सब म्यूकोसा के बीच में तो आ गया ऑब्लिक मसल्स। सो ऑब्लिक मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स के बीच में पाए जाएंगे मिशनर प्लेक्सस। क्लियर? कुछ एक्सेप्शन जो भी हो रहा है उनको बाद में नोट डाउन करना, बट एक एक करके लिखते जाओ। तो पहला एक्सेप्शन आपने देखा कि ओसोफेगस के रीजन में ट्यूनिक एडवेंटेशिया होगा सेरोसा के प्लेस पे। आपने देखा कि ऑर्बिक मिशनर प्लेक्सस जो होगा सर्कुलर मसल्स एंड ऑब्लिक मसल्स के बीच में स्टोमक रीजन पे होगा। अब देखो इसके बाद तीसरा सब म्यूकोसा। क्लियर? सब म्यूकोसा के बाद म्यूकोसा। म्यूकोसा में ओसोफेगस के रीजन पे ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टोमक के रीजन पे अगर आप देखोगे तो स्टोमक में इस तरह के कुछ पार्ट्स हैं जिसको यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और इसमें आप पढ़ चुके हो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के फॉर्म में आपने आर्जेंटिफिन सेल, पेप्टिक सेल, डी सेल, जी सेल, ऑक्जेंटिक सेल एक्सेट्रा बहुत सारे सेल के नाम आपने पढ़े हैं। और जो जितने भी सेल के नाम आपने पढ़े हैं वो सारे सेल यहाँ पर या सारे जो ग्लैंड्स के पार्टिसिपेट पार्ट हैं वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के रूप में वर्क करते हैं, इसको आप जानते हो। और यहाँ पर बहुत सारे फोल्ड्स पाए जाते हैं स्टोमक रीजन पे। ये जो फोल्ड्स होते हैं, ये जो घुमाव होते हैं, ये जो मोड़ होते हैं, इस फोल्ड्स को रुगी कहते हैं, रुगी। इस फोल्ड्स का नाम रुगी है और रुगी स्टोमक के रीजन पे होगा। आपको मैं एक बार बता चुका था कि हार्ड पैलेट में जो फोल्ड्स हैं अप साइड में और हार्ड पैलेट के इसको भी रुगी बोलते हैं, तो सेम नाम यहाँ भी होगा। स्टोमक में जो फोल्ड्स होगा उस फोल्ड्स को रुगी कहते हैं। ये फूड के डाइजेशन में जो पेरिस्टॉल्सिस होता है उस टाइम मैस्टिकेटिंग फूड को करने में हेल्प करता है। तो ये स्टोमक का पार्ट हो गया जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड फोल्ड्स की बात मैंने किया। और जो ये पार्ट आप देख रहे हो ये विलाई के रूप में है, ये विलाई के फॉर्म में होते हैं, हिंदी में से रसांकुर कहते हैं, तो विलाई के रूप में यहाँ पर है। अब देखो ड्यूडेनम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, और ड्यूडेनम जो होता है ये आपके सबसे छोटे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्टिव है क्योंकि सबसे ज़्यादा डाइजेशन ड्यूडेनम के रीजन पे होता है। ये बात मैं बता चुका हूँ। अब केवल देखना है कि ड्यूडेनम में ऐसा क्या है। तो देखो ड्यूडेनम में ये विलाई जो होते हैं, ये विलाई पॉइंटेड विलाई है, पॉइंटेड यानी काफ़ी नुकीला है, पॉइंटेड फॉर्म में विलाई पाए जाते हैं, पॉइंटेड। एक बात याद रखिए कि दो विलाई के बीच में जो ये छोटा सा एक बेस बन रहा है, इस बेस को क्रिप्ट ऑफ लीवर खून कहते हैं। इस बेस का नाम है क्रिप्ट ऑफ लीवर खून। ये क्रिप्ट ऑफ लीवर खून जो है ये बेसिकली इसे हम विलाई का वेस कहते हैं, विलाई का निचला एरिया। तो विलाई का जो बेस है वो आपके जेजुनम इलियम में भी है, वो आपके यहाँ भी है, यानी ये जो क्रिप्ट ऑफ लीवर खून है ये सभी रीजन पे पाए जा रहे हैं। तो क्रिप्ट ऑफ लीवर खून बेस ऑफ द विलाई, इसको अलग से मैं और डायग्रामेटिक ड्रॉ करके इसके क्या वर्क है अभी बताऊंगा। अभी आपको याद रखना है कि विलाई जैसे फॉर्म हो रहे हैं उसका बेस जो बन रहा है उस बेस को हम यहाँ कह रहे हैं क्रिप्ट ऑफ लीवर खून, या एक विलाई है, इसके बीच में जो जंक्शन पॉइंट्स बन रहे हैं इसको भी हम क्रिप्ट ऑफ लीवर खून कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके आंसर देने होते हैं। अब हम देखते हैं कि इस ड्यूडेनम में एक स्पेशल ग्लैंड है, ग्लैंडुलर सेल, जो यहाँ से एराइज हो रहा है और एराइज होकर के सब म्यूकोसा तक आ रहा है। सब म्यूकोसा तक आने वाला ये जो ग्लैंडुलर सेल है इसका नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो भी सेल्स के नाम में लिख रहा हूं इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, आपको याद रखना है। तो ड्यूडेनम में एक ग्लैंड जो विलाई के नीचे जो क्रिप्ट ऑफ लीवर खून है वहां से एराइज हो रहा है और उसका नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड। तो ब्रूनर्स ग्लैंड जो होता है ये किस रीजन पे पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं सब म्यूकोसा रीजन पे, सब म्यूकोसा रीजन पे पाए जाते हैं। तो सब म्यूकोसा जो रीजन होता है वो ये रीजन है जिसको मैंने डॉट डॉट लाइन से दिखाया है और इस रीजन तक पहुंच गया। यानी ड्यूडेनम में कौन सा ग्लैंड क्रिप्ट ऑफ लीवर खून
से निकलते हैं, तो दैट ग्लैंड इज ब्रूनर ग्लैंड। अब ब्रूनर ग्लैंड जो होते हैं ये कहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो सब म्यूकोसा तक, यानी ब्रूनर ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं, सब म्यूकोसा में। किसका पार्ट है, ब्रूनर ग्लैंड ड्यूडेनम का पार्ट है। ड्यूडेनम के विलाई में के नीचे क्रिप्ट ऑफ लिवर खून से राइज हो रहा है, यानी ये बस इसी जगह पे होगा, इससे उधर नहीं जाएगा, ना तो इधर जाएगा, यानी ना तो ये स्टोमक के रीजन पे होगा, ना तो ये जेजुनम इलियम के रीजन पे होगा, ये होगा सिर्फ इसी रीजन पे, इन ड्यूडेनम के रीजन पे, सब म्यूकोसा एरिया के पास ब्रूनर ग्लैंड होगा। याद हो गया। फंक्शंस क्या है अलग से बताऊंगा, अभी बस ब्रूनर ग्लैंड क्या होता है देख लो। आगे देखो, जेजुनम एंड इलियम दोनों में एक जैसे होंगे जो भी होंगे। अब जेजुनम की बात करें, इलियम की बात करें, तो यहाँ देखो ये विलाई है और ये और पॉइंटेड होते जा रहे हैं, और जेजुनम के रीजन पे जो विलाई होंगे वो अधिक होंगे। तो मैक्सिमम विलाई, अगर पूछा जाए मैक्सिमम विलाई कहाँ होगा, तो जेजुनम में सबसे ज़्यादा विलाई होता है। इलियम से भी, इलियम में विलाई के नंबर जितने होंगे उससे कई ज़्यादा विलाई के नंबर होंगे जेजुनम में, बट बाकी जो ग्लैंडुलर पार्ट्स होते हैं वो सेम होंगे दोनों में। इसमें जो येलो कलर में ड्रॉ किया है सबके नीचे, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, फिक्स नहीं होते हैं, ये नंबर बढ़ते कमते रहते हैं, इसको बोलते हैं पैनेथ सेल। तो पैनेथ सेल किसके साथ कनेक्ट है, तो पैनेथ सेल कनेक्ट टू क्रिप्ट ऑफ लिवर खून, कोल से कनेक्ट है। तो पैनेथ सेल इस क्रिप्ट ऑफ लिवर खून के पास कनेक्टेड है। आप बोलो जरा देखकर डायग्राम, ये जो पैनेथ सेल है किस रीजन पे है, क्या सब म्यूकोसा पे है या म्यूकोसा रीजन पे है, क्योंकि ये पूरा रीजन तो म्यूकोसा का है, ये मैंने म्यूकोसा लिखा है, ये पूरा रीजन म्यूकोसा का है, यानी इसमें जो मैंने पैनेथ सेल लिखा है ये क्रिप्ट ऑफ लिवर खून से कनेक्ट होता है और सब म्यूकोसा रीजन पे आ जाते हैं, और ये सब म्यूकोसा में प्रेजेंट, तो सब म्यूकोसा के रीजन पे ये प्रेजेंट होगा। क्लियर। अब देखो इसके नीचे ये भी सब म्यूकोसा नहीं जाएगा, ये भी म्यूकोसा में ही रहेगा, लेकिन म्यूकोसा रीजन पे मैंने कुछ गोल गोल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किया है। स्ट्रक्चर्स ये जेजुनम में भी होगा, इलियम में भी होगा, और इसका नाम है पेयर्स पैचेज। और पेयर पैचेज जो बोलते हैं इसे इंटेस्टाइनल टॉन्सिल बोलते हैं। कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने आपको 4 तरह के टॉन्सिल्स पढ़ाया है बक्कल कैविटी के रीजन पे, वो अलग है, इसका कॉमन नेम है इंटेस्टाइनल टॉन्सिल। क्यों? क्योंकि इसमें भी लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं और ये भी पैथोजन को किल करने में सपोर्ट करते हैं, और बहुत सारे पार्टिसिपेशन इसके वर्क होते हैं। सो पेयर पैचेज द अनदर नेम इज इंटेस्टाइनल टॉन्सिल। तो बच्चों अब आपने क्या क्या देखा इस डायग्राम में, बस इसमें सही क्वेश्चन बनेंगे, इसके वर्क से बनेंगे। तो इसमें अभी तक क्या क्या देखा, तो आपने देखा कि जो भी हमारा एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं या इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं उसमें 4 लेयर है। सबसे बाहर शैरोसा, फिर मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा और फिर म्यूकोसा। लेकिन आपने एक बात और देखा कि स्टोमक के रीजन पे 4 नहीं 5 लेयर हैं। एक हो गया सेरोसा, दूसरा मस्कुलरिस, तीसरा अलग से एक मसल्स है जिसको इसके साथ रखा नहीं जाता है, उसे इंडिपेंडेंटली लिखा जाता है, उसका नाम ऑब्लिक मसल्स है। और ऑब्लिक मसल्स केबल और केबल स्टोमक के रीजन पे होगा, इसलिए मैंने यही ड्रॉ किया है, ये इधर इधर उधर कहीं नहीं होगा, ओनली स्टोमक रीजन पे। तो तीसरा हो गया ऑब्लिक, फोर्थ सब म्यूकोसा, फिफ्थ म्यूकोसा। तो स्टोमक रीजन पे कितने लेयर हो गए, 5th लेयर। और बात करते हैं कि सर इसमें जो लेयर है सबसे बाहर सेरोसा आप कहते हो, लेकिन ओसोफेगस के रीजन पे क्या कहते हो, तो ओसोफेगस के रीजन में से ट्यूनिका एडवेंटेशिया कहते हैं। इन द ओसोफेगस रीजन द नेम ऑफ द सेरोसा इज ट्यूनिका एडवेंटेशिया। इसी सेरोसा को यहाँ पर ट्यूनिका एडवेंटेशिया के नाम से जानते हैं। सेरोसा यहाँ नहीं कह सकते क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स है, जैसे जो भी सेरोसा होते हैं इनवॉलेंटरली अपने आप फंक्शन करते हैं, लेकिन हमारा जो ओसोफेगस होता है उसका 1/3 पार्ट हमारे कंट्रोल में रहते हैं, और
फिर 2/3 पार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार से इसमें एक विशेष स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसका नाम है ट्यूनिक एडवेंटिशिया। वो सरसा का ही पार्ट्स है, तो वॉलेंट्री होने के कारण साइंटिस्ट ने इसका नाम अलग से दे दिया। कुछ पॉइंट में 1/3 पार्ट वॉलेंट्री जो है इसके कारण इसे ट्यूनिक एडवेंटिशिया। लेकिन ये ट्यूनिक एडवेंटिशिया सिर्फ 1/3 पार्ट में नहीं होगा, ये पूरे ओसोफेगस के ऊपर होगा, यानी होल ओसोफेगस is covered with the help of outer membrane is tunica adventitia। अब बात करते हैं कि सर ये जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है और सर्कुलर मसल्स है इसके बीच में क्या होगा, तो ऑर्बिक प्लेक्सस, और सर्कुलर मसल्स और सबम्यूकोसा के बीच में क्या होगा, मिशनर प्लेक्सस, या इसी का नाम है सबम्यूकोसल प्लेक्सस। और अगर मैं यही क्वेश्चन यहाँ पूछूं स्टोमक के लिए तो आपको बोलना होगा कि सर स्टोमक में जो मिशनर प्लेक्सस है वो सर्कुलर मसल्स और ऑब्लिक मसल्स के बीच में है, और आपको बोलना होगा ड्यूडेनम में एक स्पेशल टाइप के सेल हैं दैट नेम इज ब्रूनर ग्लैंड। ये सेलुलर पार्ट से ग्लैंड बन जाते हैं, और ब्रूनर ग्लैंड जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, तो सब म्यूकोसा रीजन पे पाए जाते हैं। और आपको बोलना होगा कि विलाई के नीचे जो बेस बनते हैं दैट बेस इज क्रीप टॉप लिवर कोन, ये सब में है। फिर आइए जेजुनम इलियम के रीजन पे क्या पाए जाते हैं, तो जेजुनम इलियम के रीजन पे क्रीप टॉप लिवर कोन से टच करके पेनस सेल होगा, यानी पेनस सेल जेजुनम में भी है इलियम में भी है। और दूसरा है पेयर पैचेज, इसका नाम है इंटेस्टाइनल टॉन्सिल। पेयर पैचेज जेजुनम में भी है इलियम में भी है, इसलिए दोनों को यहाँ दिखाया है। और जैसे आप लार्ज इंटेस्टाइन में जाओगे इसमें विलाई के पॉइंट्स डिक्रीज होने लगेंगे, और वो जो होते हैं बाकी जो लेयर होते हैं एज इट इज रहेंगे, लेकिन उसमें आपके फंक्शनल पॉइंट में केवल वाटर रीअब्जॉर्ब होगा बॉडी में, किसी फूड मटेरियल का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इसलिए विलाई के पॉइंट फिर धीरे धीरे छोटे हो जाएंगे वहाँ। तो इस तरह से मैंने आपको ये जो डायग्राम बताया है इसमें से एक क्वेश्चन हर साल आता है और इस साल भी आएगा, ऐसा उम्मीद है। अब देखो इसमें जो ओसोफेगस है, आपने अभी 11th क्लास में टिश्यू के टॉपिक पढ़े हो, और टिश्यू को पढ़ने में और मज़ा आएगा अगर टिश्यू को आप इसके साथ साथ पढ़ते रहो। आप घर पे टिश्यू के टॉपिक को खोल कर पढ़ना तो आपको कुछ पॉइंट्स याद होगा। अब मैं इस ओसोफेगस के लिए कुछ स्पेसिफिक बातें बता रहा हूँ, सिर्फ ओसोफेगस के लिए। तो ओसोफेगस इज कवर्ड बाय नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम, यानी इससे ये आवरण इसमें पाए जाते हैं। ये जो लेयर होते हैं ये लेयर इसमें प्रेजेंट है, और इस लेयर का नाम क्या है, इसका नाम है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम। इस ओसोफेगस का 1/3 पार्ट जो होता है, 1/3 पार्ट हमारे वॉलेंट्री होता है, हमारी इच्छा से काम करता है, वॉलेंट्री। और इसका 2/3 पार्ट जो होता है, इसका 2/3 पार्ट इनवॉलेंट्री होता है, इनवॉलेंटरी होता है 2/3 पार्ट। और इसमें अभी आप ये देखा आपने कि सबसे आउटर लेयर इसमें जो होगा वो होगा ट्यूनिका एडवेंटिशिया, तो ट्यूनिका एडवेंटिशिया इसमें होगा, और ट्यूनिका एडवेंटिशिया सिर्फ केवल और केवल इस ओसोफेगस के रीजन में होगा और कहीं नहीं। अब बात करते हैं कि स्टोमक, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम जो बाकी बनाया था, ये सभी जिस लेयर से बने होंगे उसका नाम होगा कॉलुमनर म्यूकस एपिथेलियम। तो ये जो लेयर होते हैं ये लेयर इसमें पाए जाते हैं टिश्यू के फॉर्म में। तो टिश्यू का जो लेयर है इन सब में ओसोफेगस को छोड़कर बाकी सब में कॉलुमनर म्यूकस एपिथेलियम के लेयर प्रेजेंट होते हैं। जो टिश्यू के पॉइंट से वो भी मैंने यहाँ लिख दिया, याद रखिएगा कि ओसोफेगस में नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम के लेयर होंगे, जबकि स्टोमक, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम इसके अंदर जो टिश्यू पॉइंट्स है जो चारों तरफ बिखरे पड़े हैं वो किस प्रकार के बने हुए हैं, तो वो कॉलुमनर म्यूकस एपिथेलियम से बने हुए हैं। साथ के साथ याद करते जाओ, टिश्यू भी याद हो जाएगा, और आपके इसमें जो क्वेश्चन टिश्यू से रिलेटेड है वो भी आपको बहुत अच्छी तरह से इस टॉपिक के दौरान पढ़ते पढ़ते बिना किसी अलग से एफर्ट लगाए ही याद हो जाएगा। तो ये था इस टॉपिक के कुछ पॉइंट्स। अब मैं इसके डिटेल में इनके पॉइंटों को क्लियर करूंगा, तो 1 मिनट में रिवाइज कर रहा हूं, सभी स्टूडेंट ध्यान देना। यू नो इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड 2 पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, लार्ज इंटेस्टाइन सिकम, कोलन, रेक्टम। क्लियर?
अब हम बात करते हैं कि इसमें जो टीएस काटते हैं तो इसमें सबसे बाहर का लेयर सेरोसा और सेकंड लेयर मस्कुलरिस के फॉर्म में लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स, और ये दोनों मिलकर के स्मूथ मसल्स के ही टाइप है क्योंकि इनवॉलेंट्री फंक्शन करते हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है। और आप टिश्यू में मसल्स पढ़ चुके हो कि स्मूथ मसल्स का क्या डेफिनेशन है। और इसके बाद आओगे थर्ड लेयर सब म्यूकोसा, फोर्थ लेयर म्यूकोसा। म्यूकोसा सबसे अंदर का लेयर है, ये म्यूकोसा जो होते हैं सबसे अंदर का लेयर है, ये इनर लेयर है। म्यूकोसा इज द इनर लेयर। और इसमें सबसे बाहर का जो लेयर है सेरोसा, सेरोसा सबसे बाहर का या आउटर लेयर है, सेरोसा को आउटर लेयर कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर इसमें जो बीच का लेयर होता है, लेयर नहीं होता है, एरिया होता है जो वैकेंट होता है, उसे क्या कहते हैं? तो ल्यूमेन कहते हैं। इसके अंदर फिर बहुत सारे प्रोजेक्शन होते हैं और ये प्रोजेक्शन ब्रश बॉर्डर के फॉर्म में भी रहते हैं, इस प्रोजेक्शन को ब्रश बॉर्डर भी कह सकते हो। अब हम बात करें तो इसमें आपने देख ही लिया कि ओसोफेगस नॉन किडनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस से बने होते हैं और स्टोमक, ड्यूडेनम, जेजुनम ये कॉलमनर म्यूकस एपिथेलियम से बने होते हैं। और अगर बाहर से अंदर की तरफ बोलें तो ये सीक्वेंस है, अंदर से बाहर की तरफ बोलें लेयर का तो ये सीक्वेंस है। ये डायग्राम आपने देखा, इस डायग्राम में सबसे बाहर का लेयर ओसोफेगस में ट्यूनिक एडवेंटेशिया सेरोसा के प्लेस पे, बाकी सब में सेरोसा। इसके बाद इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के बीच में ऑर्बिक प्लेक्सस और सर्कुलर और सबम्यूकोसा के बीच में मिशनर प्लेक्सस, या आप कह सकते हो स्टमक में सर्कुलर मसल्स और ऑब्लिक मसल्स के बीच में मिशनर प्लेक्सस। क्लियर? इसके बाद हम बात करें तो ये जो पॉइंट्स है म्यूकोसा के रीजन और सब म्यूकोसा के रीजन में, अगर हम इसमें कोई सेलुलर पार्ट को देखें तो ऐसा कोई सेलुलर पार्ट नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिए कि जो मैं कह रहा था कि जो ये जो फोल्ड होते हैं, ये फोल्ड रोगी है और इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, लेकिन जब ये फोल्ड आगे की ओर जाते हैं तो आप जानते हो विलाई के ऊपर माइक्रो विलाई होते हैं, हिंदी में बोले तो रसांकुर के ऊपर सूक्ष्मांकुर होते हैं। तो जो माइक्रो विलाई होते हैं वो ब्रश बॉर्डर के फॉर्म करते हैं। तो माइक्रो विलाई पूरे रीजन में, स्टमक फिस्टमक सभी रीजन पे, लेकिन स्टमक में कुछ ज़्यादा ब्रश बॉर्डर फॉर्म करते हैं। अब ब्रश बॉर्डर क्या होता है, इसको मैं आपको अलग से ब्रश बॉर्डर अलग से विलाई बनाकर, माइक्रो विलाई बनाकर बताऊंगा। तो ब्रश बॉर्डर को फॉर्म करता है BRUSH, ब्रश बॉर्डर। अब देखो इस ड्यूडेनम के रीजन पे कौन सा ग्लैंड है? तो ब्रूनर ग्लैंड। ब्रूनर ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं? तो क्रिप्ट ऑफ लीवर खून से निकलकर सब म्यूकोसा में। क्लियर? इसके बाद जेजुनम, इलियम में कौन कौन से सेलुलर पार्ट या ग्लैंड है? तो इसमें टैनेट सेल या सेकंड पेयर पैचेज, पेयर पैचेज का दूसरा नाम इंटेस्टाइनल टॉन्सिल है। और इस विलाई के जो बेस बन रहे हैं, इस बेस को क्रिप्ट ऑफ लीवर खून कहते हैं। इस बेस का नाम है क्रिप्ट ऑफ लीवर खून। अब इन्हीं को मैं अलग अलग से जो भी मैंने बताया सबके पॉइंट्स लिख दूंगा। ओके।
बच्चों, अब जो आपने डायग्राम देखा, उस डायग्राम में जो भी लेयर्स हैं आपने देख लिया कि एलिमेंट्री कैनाल इंटेस्टाइन के हिस्से में 4 लेयर है, और 4 लेयर में जो भी स्ट्रक्चरल पार्ट्स हैं उनको अब मैं लिख रहा हूँ। देखो, इसमें लिखा हुआ है सबसे बाहर का लेयर है सेरोसा, और दूसरा लेयर है मस्कुलरिस, तीसरा लेयर है सब म्यूकोसा, और चौथा लेयर है म्यूकोसा। इसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, तो पहले देख लो कि इंग्लिश में मैंने लिखा है इट इज़ आउटर मोस्ट लेयर, और हिंदी में उसे एक साथ साथ लिखा है, तो मैं एक जगह पढ़ देता हूँ, इसको देख लो पहले हिंदी में, फिर इंग्लिश पढ़ दूंगा। यह जो सेरोसा है सबसे बाह्य आवरण है, ये ओसोफेगस के क्षेत्र में ट्यूनिका एडवेंटेशिया कहलाता है। ये बात याद रखिएगा, ओसोफेगस के क्षेत्र में सेरोसा के आवरण को ही ट्यूनिका एडवेंटेशिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ट्यूनिका एडवेंटेशिया विसरल पेरिटोनियम से बना होता है। आप बोलोगे सर विसरल का क्या मीनिंग है? कोई भी अंग या अंग तंत्र तक किसी का कनेक्शन हो तो उसे विसरल कहते हैं, और उसकी विसरल का मतलब है कि जैसे ये हमारे माउथ से लेकर के स्टमक तक जा रहा है तो इस प्रकार से कनेक्शन बना रहा है, और ये विसरल पेरिटोनियम जो उत्तक होता है उनसे ये बना होता है। तो ट्यूनिका एडवेंटेशिया को बनाने वाला है विसरल पेरिटोनियम। अब उत्तक के रूप में बात करें, टिश्यू के रूप में बात करें कि सर विशेष रूप से कौन सा टिश्यू काम करता है, तो इसमें वाइड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भाग लेता है, वाइड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और ट्यूनिका एडवेंटेशिया को बनाने में वाइड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भाग लेता है। तो ये 4 पॉइंट इसके लिए मुख्य रूप से माने जाएंगे, और ये आपको याद रखना है कि ओसोफेगस के क्षेत्र में ट्यूनिका एडवेंटेशिया, बाकी क्षेत्र में सेरोसा। सेरोसा बनाने में जो भी पार्ट्स हैं उस पार्ट्स में जो ट्यूनिक एडवेंटेशिया है उस हिस्से को बनाने में विसरल पेरिटोनियम और साथ में वाइड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भाग लेते हैं। अब इंग्लिश में देख लो, इट इज आउटर मोस्ट लेयर, इट इज कॉल्ड ट्यूनिक एडवेंटेशिया इन ओसोफेगस। ट्यूनिक एडवेंटेशिया इज मेड अप ऑफ विसरल पेरिटोनियम एंड वाइड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूनिका एडवेंटेशिया। दूसरा बात करते हैं मस्कुलरिस। मस्कुलरिस मसल्स बोल दो, मस्कुलरिस बोल दो, एक ही बात है। इसमें 2 तरह की पेशी है। इसमें हिंदी पर में देख लो कि इसमें जो पेशी है इसमें लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर एंड सर्कुलर मसल्स लेयर होते हैं, यानी इट इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर एंड सर्कुलर मसल्स लेयर। और आप जानते हो लॉन्गिट्यूडनल आउटर पार्ट में होता है और सर्कुलर इनर पार्ट में होता है। अब हम बात करें कि इसमें एक स्पेशल मसल्स का नाम लिखा है मैंने, ऑब्लिक मसल्स। ऑब्लिक मसल्स प्रेजेंट इन स्टोमक, इन स्टोमक के क्षेत्र में ऑब्लिक मसल्स पाया जाएगा। इसको मैंने हिंदी में भी लिख दिया है कि आमाशय में एक अतिरिक्त पेशी ऑब्लिक पेशी पाया जाता है, और आमाशय में जो अतिरिक्त पेशी ऑब्लिक पेशी होता है इसके कारण आमाशय में कुल 5 लेयर बन जाते हैं और बाकी सभी जगहों पे 4 लेयर रहते हैं। अब आमाशय 5 लेयर बनने के कारण ये मोटा हो जाता है, तो कभी क्वेश्चन आए कि सबसे अधिक मोटा आवरण किस क्षेत्र में होता है, तो थिक लेयर ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन स्टोमक, इन स्टोमक के क्षेत्र में सबसे मोटा आवरण। और सबसे पतला आवरण कहाँ होता है, तो सबसे पतला आवरण होता है रेक्टम के क्षेत्र में, जो बड़ी आंत के रेक्टम वाला पार्ट है इसमें। और मैं आपको बता चुका हूँ कि रेक्टम में पेरिस्टोल्सिस सबसे कम होता है, तो लेस पेरिस्टोल्सिस, सबसे कम पेरिस्टोल्सिस अगर कहीं होता है तो रेक्टम के क्षेत्र में होता है। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो याद रखना है आपको कि एलिमेंट्री कैनाल के पूरे रीजन में सबसे कम पेरिस्टोल्सिस यानी क्रमाकुंचन किस में होगा, तो रेक्टम के क्षेत्र में होगा। क्लियर। दूसरा सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा मुलायम संयोजी उत्तकों से बना होता है। इसमें ब्लड, लिम्फ और न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। बट एक बात याद रखिए, मैंने आपको बताया था ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम जब ब्रूनर ग्लैंड आ रहे थे, तो ड्यूडेनम जब ब्रूनर ग्लैंड आ रहे थे वो सब म्यूकोसा में एंटर कर रहे थे। तो सब म्यूकोसा में इनके अलावा ब्रूनर ग्लैंड भी होगा, लेकिन ब्रूनर ग्लैंड किसका भाग है, ड्यूडेनम का। वो मैंने लिखा है कि ड्यूडेनम से ब्रूनर ग्लैंड निकलकर सब म्यूकोसा तक आते हैं। इन सब म्यूकोसा क्षेत्र में आपको ब्लड, लिम्फ, न्यूरॉन ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ ब्रूनर ग्लैंड भी मिलेंगे। इसी को इंग्लिश में लिखा है कि इट फॉर्म विद द हेल्प ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट मैनी ब्लड, लिम्फ एंड नर्व वेसल्स एंड ड्यूडेनम, ब्रूनर ग्लैंड ड्यूडेनल पार्ट से निकल कर आ रहे हैं एंड इट प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा। अब आइए 4th पॉइंट, म्यूकोसा। इनर मोस्ट लेयर, ये सबसे आंतरिक आवरण है, आपको मैं कई बार बता चुका हूं। कंटेन सेक्रेटरी एंड एब्जॉर्प्टिव सेल। इसमें जो कार्य होता है, यानी सेक्रेटिन का मतलब श्रवण करने का किसी पदार्थों का, और एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण करने का। तो इसका मुख्य कार्य है श्रवण करना और अवशोषण करना।
अब देखो इसमें मस्कुलरिस म्यूकोसा नाम के तरल द्रव्य भाग लेते हैं। इसका नाम मस्कुलरिस म्यूकोसा दिया गया है कि मसल्स के क्षेत्र से निकल रहे हैं, तो मस्कुलरिस म्यूकोसा उत्तक के रूप में। इसमें लेमिना प्रोप्रिया पाया जाता है उत्तक के रूप में, और एपिथेलियम सेल पाए जाते हैं। तो इनके मिलने से ये म्यूकोसा के लेयर और अच्छी तरह से बन जाते हैं। एक बात याद रखिए कि इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन जुइस इज कॉल्ड सक्कस एंटेरिकस, यानी इंटेस्टाइन से निकलने वाले जो तरल पदार्थ होते हैं या इस तरल पदार्थ को रस कहते हैं, यानी आंत्र से निकलने वाले आंत्र रस। तो जो रस निकलते हैं वो रस का जो नाम है उसका नाम है सक्कस एंटेरिकस। ये नाम याद रखिएगा। जैसे आपको मैंने कहा था आमाशय से निकलने वाले जठरीय रस या गैस्ट्रिक जूइस बोलते हैं, वैसे इंटेस्टाइन में जो रस निकलते हैं, जो जूइस निकलते हैं, उसे सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। ये भोजन के पाचन में सबसे महत्वपूर्ण रूप से रोल प्ले करते हैं। तो 4 आवरण आपने देख लिया कि इसमें सबसे बाह्य आवरण सेरोसा, दूसरा आवरण मस्कुलरिस, तीसरा आवरण सबम्यूकोसा और चौथा आवरण म्यूकोसा। और एक एक्स्ट्रा है सिर्फ और सिर्फ किस क्षेत्र में, तो वो आपका है स्टोमक के क्षेत्र में ऑब्लिक मसल्स के रूप में, बाकी कहीं नहीं। अब अगर हम बात करें कि सर स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट है वो ड्यूडेनम है, जेजुनम है, इलियम है, ये तीनों कौन है, तो ये तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है। और इसके नीचे सीकम है, कोलोन है, रेक्टम है, ये कौन है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहाँ से कुछ पॉइंट बन सकते हैं, उनको मैं बता रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट बनेंगे, बट अभी थोड़े थोड़े दिनों में थोड़े थोड़े पॉइंट्स इसमें लिखते रहिए। जैसे ये जो पार्ट है ऊपर वाला भाग है, इसलिए इसे प्रॉक्सिमल पार्ट कहते हैं। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे सर प्रॉक्सिमल पार्ट किसे कहते हैं, तो आपको जैसे मैंने नेफ्रॉन के टॉपिक में बताया था प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल पार्ट, तो ऊपर वाले भाग को प्रॉक्सिमल पार्ट कहते हैं। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो निचले क्षेत्र में है, इसलिए इसे डिस्टल पार्ट कहते हैं, डिस्टल पार्ट कहते हैं। तो समझ में आ गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के क्षेत्र प्रॉक्सिमल पार्ट है और डिस्टल पार्ट जो है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। अब देखो ये जो पार्ट है, ये तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये जो क्षेत्र होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये क्षेत्र आयरन या Fe++ का अवशोषण करता है। जो आयरन होता है उस आयरन को अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। यानी अगर हमारे भोजन में हमने आयरन के फॉर्म में आयरन को खाया है, जैसे पालक साग आपने खाया है और उसमें आयरन है, तो वो आयरन जब स्मॉल इंटेस्टाइन के क्षेत्र से जाएगा तो उसका अवशोषण हो जाएगा। और इसको अवशोषण करने में सपोर्ट करेगा फेरिटिन नाम का प्रोटीन। फेरिटिन एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है और फेरिटिन प्रोटीन जो होता है ये इसे अवशोषण करने में सहायता करेगा। तो Fe++ को अवशोषित करने में सहायक। और फेरिटिन प्रोटीन ऐसा तो हमारे शरीर के सभी सेल में पाए जाते हैं फेरिटिन प्रोटीन, और स्पेशली जब लोग मीट, मछली, अंडे जो नॉनवेज के रूप में खा सकते हैं और जो नहीं खाते हैं वो स्पेसिफिक नट्स यानी किसी प्रकार के, जैसे कि सबसे अधिक जो प्रोटीन होते हैं वो पाए जाते हैं सोयाबीन में। तो सोयाबीन जो न्यूट्रेला नाम से मार्केट में आते हैं, तो वो खाने पे हमारे शरीर में फेरिटिन की मात्रा बढ़ जाता है। और फेरिटिन की मात्रा बढ़ने पे जब भी हम कोई भोजन लेते हैं उसमें आयरन होने पे वो आयरन हमारे पेट में स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड में चला जाता है और हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन बहुत नॉर्मल बना रहता है। सिंपली हम कहें तो गुड़ खा सकते हैं, देसी गुड़ जो होता है चीनी के बजाय, तो गुड़ खाने से भी फेरिटिन पदार्थ हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं। और गुड़ का रंग काला जैसे होता है, वो ऐसे नहीं कि जो बहुत सफ़ेद सा होता है, वो गुड़ में बहुत सारे केमिकल मिला देते हैं तो जिससे उसके सफ़ेद रंग बन जाते हैं, हमें लगता है बहुत सुंदर गुड़ है। पर थोड़ा देखना लालिमा रंग या काला सा रंग होता है, वो देसी गुड़ होता है, वो बहुत अच्छा होता है। अगर हम वो खाते हैं तो फेरिटिन की मात्रा फिर हमारे शरीर में प्रोटीन के रूप में बढ़ जाता है और फिर आयरन जो होता है उसका अवशोषण हमारे शरीर में बढ़ने लगता है। चुकंदर खा सकते हैं, चुकंदर में बहुत अधिक फेरिटिन होता है, उसको खाने से भी हमारे शरीर में आयरन का अवशोषण हो जाता है। सवाल आता है कि आयरन का अवशोषण होगा कहाँ से, तो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के क्षेत्र से, क्योंकि इस क्षेत्र में फेरिटिन प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होता है तो ये अवशोषित करके बॉडी को देता है। बट लार्ज इंटेस्टाइन इसमें नहीं होगा, इसमें
आयरन का अब्सॉर्प्शन जो होना होगा संपूर्ण रूप से इसी क्षेत्र में हो जाएगा। अब थोड़ा बच गया 0.1%, बहुत कम मात्रा, नेग्लिजिबल, तो वो कर सकता है लेकिन नेग्लिजिबल है वो। यानी मुख्य रूप से आयरन का अब्सॉर्प्शन कहाँ से होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन से। अब देखो छोटी आंत में जो भी हम भोजन लेते हैं उसमें मान लो कार्बोहाइड्रेट है या उसमें प्रोटीन है या उसमें वसा है, फैट, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनका पूर्ण पाचन हो जाएगा। पूर्ण अब्सॉर्प्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूर्ण पाचन की बात कर रहा हूँ। पूर्ण पाचन का मतलब होता है डाइजेशन, पूर्ण रूप से डाइजेशन होगा किस क्षेत्र में? स्मॉल इंटेस्टाइन के क्षेत्र में। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनका पूर्ण पाचन, पूर्ण डाइजेशन किस क्षेत्र में होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के क्षेत्र में। तो सर लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा? ये अनपचे भोज्य पदार्थों को जमा रखने के साथ साथ इसके रास्ते हमारे शरीर में जल जो होते हैं वो हमारे शरीर में आ सकते हैं और यहाँ से जल का पुनः अवशोषण शरीर में हो सकता है। और रेक्टम जो होते हैं उसमें मलाशय के रूप में मल जमा रहते हैं और इसका पेरिस्टॉल्सिस सबसे कम होता है, जो मैं बता चुका हूँ। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया। तो आपको याद रखना है कि आपके जो इंटेस्टाइन के पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं, उसमें 4 लेयर हैं और 4 लेयर के अलावा एक लेयर एक्स्ट्रा है आमाशय में, उसमें 5 लेयर हैं। बाकी इसके अंतर्गत जो भी पॉइंट्स थे क्लियर हुआ। अब इनके जो ग्लैंड्स पॉइंट हैं इनको अगले लेक्चर में। ओके।